आज हम लोग डुमरियागंज की दो अजीम शख्सियत की बात करेंगे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ साथ डुमरियागंज के प्रथम विधायक भी रहे। हमारे साथ उन्हीं के पोते अहमद फरीद अब्बासी साहब हैं। हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे, इनका राजनीतिक करियर कैसा था, इनकी राजनीति कैसी थी और इन्होंने डुमरियागंज के लिए क्या क्या काम किया है। आज हम बात करेंगे दो सगे भाई जो आज़ादी में अहम भूमिका निभाए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे और डुमरियागंज आज़ादी के बाद डुमरियागंज के प्रथम विधायक भी रहे, काजी जलील अब्बासी और काजी अदील अब्बासी साहब। आज उनके पोते हमारे साथ में हैं। हम इनसे जानते हैं उनका संघर्ष कैसा था, राजनीतिक करियर कैसा था, कहाँ जन्मे और उनकी राजनीति कैसी रही। अहमद भाई, आप उस घराने से हैं जो देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई, जेल गए और ये डुमरियागंज के प्रथम विधायक भी रहे हैं और सेकुलरिज्म की जो है एक मिसाल पेश करके गए, मंदिर की आधारशिला भी रखी थी उन्होंने। कौन थे आपके दादा, कहाँ जन्म हुआ और कितना संघर्ष उन्होंने किया? सबसे पहले तो हम खिराज अक़ीदत पेश करते हैं हिंदुस्तान के उन अजीम सपूतों को जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसमें बहुत फख्र की बात है कि हमारे खानवादे के तो अजीम बुजुर्ग काजी मोहम्मद अदील अब्बासी साहब और काजी जलील अब्बासी साहब एक अजीम मुजाहिद आज़ादी थे। काजी मोहम्मद अदील अब्बासी साहब की पैदाइश 13 मार्च 1888 को बयारा काजी में हुई थी। उनके वालिद मोहतरम जनाब काजी मोहम्मद बिस्मिल्लाह अब्बासी साहब, इनका तखल्लुस आसी हुआ करता था। वो एक जबरदस्त शायर भी थे, फारसी के शेर भी कहते थे, काफी बड़े बुजुर्ग थे और बयारा के जमींदार थे। उस जमींदार घराने में काजी मोहम्मद अदील अब्बासी साहब की पैदाइश हुई थी, लेकिन बचपन से ही वो हिंदुस्तान को आजाद कराने की फिक्र में लगे रहते थे। उस जमाने में जब दर्जा 8 पास करने के बाद लोग नौकरियों पे लग जाते थे, उस जमाने में काजी मोहम्मद अदील अब्बासी साहब ने ग्रेजुएशन किया था और LLB की तालीम हासिल की थी। एक वक्त था जब गांधी जी ने आवाज लगाई थी तर्क मवालात, उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी तालीम छोड़ दिया जाए, अंग्रेजी पहनावा छोड़ दिया जाए और हम सभी लोग खादी पहने और अंग्रेजी तालीम हासिल ना करें। तो उस गांधी जी की आवाज से आवाज मिलाते हुए काजी मोहम्मद अदील अब्बासी साहब, जो उस वक्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में LLB के तालिब इल्म थे, पढ़ाई छोड़कर वो बयारा वापस आ गए थे। जब वो बयारा वापस आए तो काजी अदील अब्बासी साहब के बड़े भाई थे काजी मोहम्मद इनायतुल्लाह अब्बासी साहब, जिन्होंने सारे अपने भाइयों की परवरिश की थी, वो काफी नाराज हुए। वो चाहते थे कि काजी साहब पढ़ लिख कर बैरिस्टर बने, बाहर पढ़ने के लिए जाएं, लेकिन काजी साहब ने कहा कि गांधी जी ने इस देश को आजाद कराने के लिए हमें आवाज दी है, तो हम नौजवानों का यह काम होना चाहिए कि हम उनकी आवाज में आवाज मिलाकर इस देश की आजादी की लड़ाई में कूद जाएं। चूंकि घर का माहौल ऐसा हो गया, बड़े भाई नहीं चाहते थे कि ये तालीम छोड़ें। काजी साहब बहुत अफसरदा रहते थे, वो जाना चाहते थे, आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते थे। तो उन्होंने उस जमाने में मौलाना हजरत मोहानी को खत लिखा कानपुर में, और लिखा, उन्होंने अपनी पूरी रुदात बयान की और लिखा कि मैं यहां से आना चाहता हूं अपने घर से और आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहता हूं। मैं बता दूं आपको कि उस वक्त कानपुर के सफर के लिए काजी साहब के पास पैसे नहीं थे, तो उनकी अहलिया यानी मेरी दादी ने उनसे पूछा कि तुम इतना अफसरदा क्यों रहते हो, क्या परेशानी है जो तुम इतने अफसरदा रहते हो? तो काजी साहब ने कहा, मैं घर से भागना चाहता हूं, मैं आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहता हूं, इस देश को आजाद करवाना चाहता हूं। तो उनकी अहलिया मोहतरमा ने 10 रुपये निकाल कर उन्हें दिए और कहा कि मेरे वालिद साहब आए थे, मुझे 10 रुपये दे गए थे, ये 10 रुपये लो और घर से भाग जाओ और आजादी की लड़ाई में हिस्सा लो। काजी साहब बयारा से निकलकर कानपुर गए और वहां मौलाना हजरत मोहानी की सोहबत में रहे, काफी दिनों तक उनके साथ रहे, आजादी की लड़ाइयों में हिस्सा लेते रहे। बाद में वो बिजनौर चले गए, वहां से एक अखबार निकलता था, मदीना नाम का एक अखबार था, उसके एडिटर हुए। बाद में काजी साहब लाहौर गए
और जमींदार जैसे अखबार के एडिटर हुए। उस जमाने में रवायत थी, क्योंकि अंग्रेज जो उनके खिलाफ लिखता था उसे जेलों में बंद कर दिया करते थे। तो जमींदार अखबार की एक रवायत थी कि एडिटर का नाम किसी और आदमी का छपता था, लिखता और कोई था। लेकिन कादी साहब ने इस शर्त पे जमींदार अखबार को ज्वाइन किया कि मैं अपने नाम से एडिटोरियल लिखूंगा। उस जमाने में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें शायरी मशरिक भी कहा जाता है, लाहौर में रहते थे। जब उन्होंने अदादिये पढ़े काजी मुद्दत अब्बासी साहब के, जिन्होंने अपनी कलम को तलवार बना लिया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने अपने नौकर अल्लाह बख्श को भेजा और कहा कि जाके उनको बुला के लाओ। कादी साहब गए, उनकी अल्लामा इकबाल से मुलाकात हुई। कादी साहब बताते थे कि शाम की चाय, असर के बाद जो चाय होती है शाम की, वो कादी साहब अल्लामा इकबाल के साथ ही पिया करते थे। जब इन्होंने बड़े बड़े मज़ामीन अंग्रेजों के खिलाफ लिखे तो अंग्रेजों ने इनकी गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी किया। उस वक्त कादी साहब बयारा आ चुके थे, अपने घर पे थे। दरोगा आया, उसने कहा ऐसे ऐसे आपके खिलाफ वारंट आया है, आपको गिरफ्तार करना है। लेकिन दरोगा की इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि खानदान का एक गलबा था, जमींदार खानदान था। पूरे जवार के लोग खानदान की एक आवाज पर इकट्ठे हो जाते थे। तो दरोगा की इतनी औकात नहीं थी, इतनी हैसियत नहीं थी उस जमाने में अंग्रेजों का जो पिट्ठू दरोगा था कि वो इनको गिरफ्तार करे। तो उसने काजी अदिल अब्बासी साहब से कहा कि ऐसी बात है और आपकी गिरफ्तारी का हुक्मनामा आया है। काजी साहब ने कहा कि तुम थाने पे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूं। और आजादी का मतवाला थाने में पहुंच गया। दरोगा ने उन्हें गिरफ्तार किया और जब वो लेके जाने लगे, लोग बड़े बताते हैं कि लखनऊ रेलवे स्टेशन पे इनके हाथ में हथकड़ी डाल दी गई और जब लेके दरोगा इनको चला तो कुछ औरतें खड़ी थी। उसने कहा देखो एक नौजवान जेल जा रहा है, देखो ये नौजवान, इस नौजवान के हाथ में हथकड़ी पड़ी हुई है, जेल जा रहा है। कादी साहब रुक गए। कादी साहब ने कहा कि ना मैं कोई चोर हूं, ना मैं कोई लुटेरा हूं, ना मैंने किसी का हक मारा है, मैं अपने देश की आजादी के लिए जेल जा रहा हूं और इस पे मुझे फख्र है। उन औरतों ने कादी साहब से माफी मांगी और कहा धन है वो माँ जिसने तुम जैसा सपूत पैदा किया। उसके बाद उन्होंने कादी साहब के सर पे हाथ रखा और दुआ दी कि अगर तुम जैसे बच्चे हमारे देश में रहोगे तो एक ना एक दिन ये देश जरूर आजाद हो जाएगा। कादी साहब गए, लाहौर सेंट्रल जेल में कादी साहब को कैद किया गया। तकरीबन 13 महीने तक कादी साहब ने कैद बामुशक्कत काटी। कादी साहब ने लिखा है कि वो आज की जेल नहीं थी, उस जमाने में बड़े जुल्म हुआ करते थे आजादी के मतवालों पर। एक प्लेट मिली हुई थी जिसमें कादी साहब ने लिखा है कि जब रमजान का महीना होता था तो उसी में नमक डालकर पानी में और रोटी सूखी तोड़कर उसी से हम लोग सहरी करते थे, उसी नमक रोटी से हम लोग अफ्तार करते थे। और जब हमें कोई हाजत होती थी तो उसी कटोरे में, उसी प्लेट में पानी लेकर आगे दस्त भी लिया करते थे। कादी साहब एक बहुत बड़े आजादी के रहनुमा थे, सफे अव्वल के रहनुमा थे, जिनके साथ जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इन सबों के साथियों में थे कादी मुद्दत अब्बासी साहब। और उसके बाद जब ये एक असेंबली बनाई गई थी 1937 में, उस वक्त भी कादी साहब ने डुमरियागंज को रिप्रेजेंट किया था। 1944 में मेंबर असेंबली बनाए गए थे कादी साहब, उससे पहले वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन भी थे। हजारों लोगों को उन्होंने नौकरियां दिलवाई, हजारों लोगों को टीचिंग में लगाया। और उसके बाद 1952 में जब 1947 में ये देश आजाद हो गया तो 1952 में पहला आम इलेक्शन हुआ था असेंबली का, जिसमें कादी अदिल अब्बासी साहब पहली बार चुनकर इस डुमरियागंज के विधायक बने थे। कादी साहब ने सहाफत भी की, वकालत भी की, सियासत भी की, मगर उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता पे जोर दिया। वो कहते थे कि सबसे पहला मजहब इंसानियत है। अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पे आए तो उससे ना पूछो कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर वो जरूरतमंद है तो सबसे पहले उसकी मदद करो, कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। 1952 तक में विधायक हुए, 3 बार उन्होंने डुमरियागंज का प्रतिनिधित्व किया असेंबली में। उसके बाद उन्होंने राजनीति को छोड़ दिया। उनके छोटे भाई कादी जलील अब्बासी साहब, जो उस वक्त कांग्रेस के जिला प्रेसिडेंट थे जब ये बस्ती जिला हुआ करता था, सिद्धार्थनगर नहीं बना था, वो भी राजनीति में काफी एक्टिव थे।
जब अदिल अब्बासी साहब ने सियासत छोड़ दी और मिल्ली कामों में लग गए, इस पूरे समाज की सेवा में लग गए, उन्होंने कहा कि हम सियासत से हटकर भी समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो काजी अदिल अब्बासी साहब पहली बार 1962 में असेंबली का इलेक्शन लड़े और बहुत शानदार कामयाबी उन्होंने हासिल की। उसके बाद 1969 में विधायक हुए, 1971 में विधायक हुए और 1971 से लेकर 1974 तक वो मिनिस्टर भी रहे यूपी गवर्नमेंट में। तो काजी अदिल अब्बासी साहब 1962 में, 1969 में और 1974 में 3 बार डुमरियागंज के विधायक हुए और इस दरमियान 4 साल के लिए वो मंत्री भी रहे। जब इमरजेंसी का जमाना था, जब इंदिरा गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान में इमरजेंसी नाफिज कर दिया था, तो उस वक्त बहुत से लोग हार गए थे इलेक्शन। इंदिरा गांधी जी खुद इलेक्शन हार गई थी। 1977 की बात मैं कर रहा हूं। तब काजी अदिल अब्बासी साहब भी असेंबली का चुनाव हार गए थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद वो बैठे नहीं, क्योंकि वो एक सच्चे सियासतदान थे। वो लोगों की खिदमत में, लोगों की सेवा में लगे रहे। और 1980 में जब एमपी का इलेक्शन आया, तो काजी अदिल अब्बासी साहब यहां से मालवीय जी चुनाव लड़ा करते थे। तो इंदिरा गांधी जी से कुछ उनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। इंदिरा जी ने उन्हें कहा कि मैं मालवीय जी को टिकट नहीं दूंगी। तो काजी अदिल अब्बासी साहब दिल्ली गए मालवीय जी की सिफारिश करने और कहा कि आप इन्हें टिकट दे दीजिए। लेकिन इंदिरा जी ने कहा कि मैं उन्हें तो नहीं टिकट दूंगी, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम जाओ और चुनाव की तैयारी करो। काजी साहब वापस आए और काजी साहब ने 1980 का इलेक्शन लड़ा, शानदार कामयाबी हासिल की। वो फिर एमपी हो गए। 1984 में दोबारा लड़े, फिर वो एमपी हुए और 10 साल तक इस डुमरियागंज के पार्लियामेंट के एमपी मुंतखब हुए। उन्होंने इस दरमियान बहुत से काम किए, बहुत से फलाही काम किए, सड़कें बनवाई, अस्पताल बनवाए, डाकखाने बनवाए, बैंक बनवाए और सड़कों की जाल बिछा दी, बिजली की जाल बिछा दी, खंभों की, लाइटों की कनेक्शन लोगों करवा दिए, गांव गांव बिजली कनेक्शन भिजवा दिए और जितना हो सकता था उन्होंने इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। लोगों की नौकरियां दिलाई। पता हजारों लोग हैं जिनको नौकरियां काजी अदिल अब्बासी साहब और काजी अदिल अब्बासी साहब ने दिलवाया था। 1989 में तक काजी अदिल अब्बासी साहब इस डुमरियागंज पार्लियामेंट के एमपी रहे और जब बस्ती से कट के सिद्धार्थनगर जिला बना, तो उस सिद्धार्थनगर जिले को बनाने में भी काजी साहब का बहुत अहम किरदार रहा। हमारे बड़े बताते हैं कि काजी साहब डुमरियागंज को सिद्धार्थनगर में शामिल करना चाहते थे, लेकिन जो एक खाका बना था उसमें सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज शामिल नहीं हो रहा था और सिद्धार्थनगर जिला बनने की कोई बात नहीं हो पा रही थी। तो काजी साहब ने राजीव गांधी जी से मिलकर खास तौर से बातचीत कर इस जिले को बनवाया था 1989 में। तो बहुत अहम किरदार रहा है दोनों भाइयों का इस डुमरियागंज, इस बस्ती और सिद्धार्थनगर के विकास में, यहाँ के हिंदू मुस्लिम एकता में। काजी अदिल अब्बासी साहब भी हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े अलमबरदार रहे हैं। काजी अदिल अब्बासी साहब को जितना मुसलमान वोट दिया करता था, उससे ज्यादा हिंदू वोट देता था। काजी साहब ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की राजनीति किया, कभी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं किया और इसीलिए हिंदू और मुसलमान सभी लोग काजी साहब से मोहब्बत करते थे। काजी मोहम्मद अदिल अब्बासी साहब का इंतकाल 1980 में और काजी अदिल अब्बासी साहब का इंतकाल 1996 में हुआ। उनके डेथ पर, उनके इंतकाल पर पूरे क्षेत्र के लोग अफसरदा थे और उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे और हर धर्म हर जात के लोग थे। आज हमें लगता है कि इस राजनीति की, ऐसे राजनीति की जरूरत है। लोगों को धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करनी चाहिए, एक सेकुलर राजनीति करनी चाहिए, सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। जब हम एक साथ आएंगे तभी इस क्षेत्र का, इस समाज का विकास होगा। और हमारे बड़ों ने करके दिखाया कि अलगाववाद की राजनीति ये अच्छी राजनीति नहीं है। हम सब जब मिलकर रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे, तो इस देश का भी विकास होगा, इस क्षेत्र का भी विकास होगा। और यही इनकी छोटी सी रुदाद है जो हमने आपको बताया। और इन्होंने बहुत काम किया। तकरीबन 50 साल की राजनीति रही जो हमारे खानदान के इर्द गिर्द घूमती रही।
लेकिन कभी कोई नहीं कह सकता है कि कभी किसी के ऊपर जुल्म हुआ हो, कभी किसी के ऊपर जाति हुई हो। इन लोगों के दौर में सभी लोग बहुत खुश थे इन लोगों से, क्योंकि इन्होंने कभी धर्म की राजनीति नहीं की, क्षेत्र की राजनीति नहीं की, जात की राजनीति नहीं की। अगर किसी ने गलती की तो चाहे कोई हमारे घर का रहा हो तो उसे भी सजा मिली, और किसी ने अच्छा किया तो कोई भी रहा हो उसे तारीफ मिली। ये दोनों भाइयों का सबसे बड़ा जो किरदार था वो यही था कि इन्होंने कभी अलगाववाद की या अलग राजनीति नहीं की, किसी को अलग करके किसी को प्रताड़ित नहीं किया। काजी जलील और अदील अब्बासी साहब कितने बार विधायक रहे और कितनी बार सांसद रहे, और उन्होंने सिद्धार्थनगर और जब बस्ती जनपद था तो कौन कौन से बड़े काम किए जो आपकी नजर में हैं और अभी लोगों को दिख रहा है? काजी मोहम्मद अदील अब्बासी साहब 1937 में, 1944 में और आजादी के बाद 1952 में 3 बार डुमरियागंज विधानसभा के विधायक रहे, और इससे पहले वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। और काजी जलील अब्बासी साहब 1962 में, 1969 में और 1974 में विधायक रहे, और 1980 और 84 में डुमरियागंज के सांसद रहे, और 1971 से लेकर 74 तक वो मिनिस्टर भी रहे। और अपने इस कार्यकाल में काजी मोहम्मद अदील अब्बासी साहब के बारे में मैंने बताया कि जब वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे तो उन्होंने ढूंढ के लोगों को जो तालीमी एतबार से काबिल थे उन्हें नौकरियां दिलाई, और जो चला जाता था उनके पास कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, घर पे बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसे एडजस्ट जरूर करवा देते थे। हजारों लोग थे जिन्होंने बताया कि मुझे नौकरियां काजी जलील अब्बासी साहब ने दिलवाई हैं। और काजी जलील अब्बासी साहब उनका सबसे बड़ा कारनामा ये रहा कि इन्होंने एक बड़ा जनपद सिद्धार्थनगर बनवाया, एक अलग जनपद हम लोगों के लिए, जो हमारे सिद्धार्थनगर का जोग्राफिया है उस हिसाब से बहुत बेहतर एक जनपद हम लोगों को मिला। काजी जलील अब्बासी साहब का सबसे बड़ा कारनामा यह भी रहा कि जो बेवा में हॉस्पिटल है वो काजी जलील अब्बासी साहब का बनाया हुआ है। काजी जलील अब्बासी साहब के दौर में गांव में सड़कें बनाई गई, गांव को सड़कों से जोड़ा गया, गांव में बिजली के कनेक्शन पहुंचाए गए, गांव में डाकखाने और अस्पतालों का इंतजाम किया गया। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो इन दोनों भाइयों ने 50 सालों में किया। अगर हम गिनाने बैठ जाएं तो शायद वक्त कम पड़ जाए। तो ये सब वाकिफ हैं कि इन दोनों भाइयों ने कितना ज्यादा काम किया इस क्षेत्र के विकास के लिए। अच्छा, जब ये जेल गए थे, लाहौर में बंद थे, आपने बताया, तो उन्होंने किताब भी लिखी थी। वो कौन सी किताब थी और उस किताब से लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे थे? काजी जलील अब्बासी साहब, जैसा मैंने पहले बताया कि वो एक बड़े मुसन्निफ भी थे, एक बड़े पत्रकार थे, बड़े कलमकार थे, बड़े वकील थे और एक बड़े नेता भी थे। काजी जलील अब्बासी साहब ने कमोबेश 10 किताबें लिखी, 10 किताबों के मुसन्निफ थे वो। और उनकी एक किताब तहरीक खिलाफत वो बड़ी मकबूल है, जो खिलाफत मूवमेंट हिंदुस्तान में शुरू हुआ था, जिसकी अगुवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली शौकत कर रहे थे। उस पूरे तहरीक को और तहरीक तुर्की को काजी मोहम्मद अदील अब्बासी साहब ने अपनी किताब तहरीक खिलाफत में कलमबंद किया है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज भी छापती है। अगर आप आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक फरोग उर्दू बुनियादी तालीम करके उनका एक इदारा है, वहां आप जाएंगे तो किताब आपको वहां मिल जाएगी। उसका तर्जुमा भी खिलाफत मूवमेंट के नाम से आरिफ अंसारी साहब ने अंग्रेजी में किया है, जो अमेज़न पे भी मौजूद है। काजी साहब की बायोग्राफी है जिसका नाम था एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटीज, उन्होंने लिखी थी, वो अंग्रेजी में उनकी ऑटोबायोग्राफी है, और जिसकी रस्म इजरा श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान के वजीर आजम की हैसियत से प्रधानमंत्री आवास में किया था। काजी साहब की डेथ के बाद 1980 के बाद उसका रस्म इजरा हुआ था, जो उनके छोटे भाई काजी जलील अब्बासी साहब ने करवाया था। उसका रस्म इजरा इंदिरा गांधी जी ने अपने आवास पे, प्रधानमंत्री आवास पे दिल्ली में किया था। एक चीज सामने आती है, जैसे जब पहले तो जो शिक्षा दी जाती थी, जो टीचर्स हुआ करते थे, हर जैसे वीकली छुट्टी होती है, एक दिन सप्ताह में छुट्टी होती है, मदरसा हो या फिर हिंदी स्कूल हो, तो थोड़ा सा चावल या गेहूं, जिसे हम लोग मुट्ठी या दान के रूप में जानते थे, उसकी शुरुआत इन्हीं दोनों भाई लोगों में से किसी ने की थी।
वो क्यों किया था और किसने किया था? आप दीन तालीमी काउंसिल की बात कर रहे हैं। जब कादी दिल अब्बासी साहब 1957 में इलेक्शन हार गए असेंबली का, तो उन्होंने सियासत छोड़ दी और उन्होंने कहा कि हम इस जवार के, इस इलाके के, पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों को तालीमी एतबार से मजबूत करना चाहते हैं। जब बच्चा तालीम याफ्ता होगा तो उसे रोजगार खुद ब खुद मिल जाएगा, उसके घर का माहौल अच्छा होगा और ये पूरी सोसाइटी अच्छे से डेवलप होगी। तो कादी मौजूद दिल अब्बासी साहब ने 1957 में बस्ती में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस किया था और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बुलाया था और उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अपने गांव में एक छोटे छोटे मकतब कायम करो और उसमें अपने बच्चों को बुनियादी दीनी और दुनियावी तालीम दो, जिससे कोई भी बच्चा तालीम से महरूम ना हो। और उसको चलाने के लिए एक तरीका बताया था कि जब घर में खाना पके तो घर की औरतें जब चावल पकाएं तो उस चावल में से एक मुट्ठी चावल लेकर किसी बर्तन में रख दें, जब रोटी पकाएं तो उस आटे में से एक मुट्ठी आटा लेकर किसी बर्तन में रख दें और हफ्ते में एक दिन कोई मकतब का आदमी जो जिम्मेदार हो वो एक दिन घर घर जाके और उस चावल और आटे को वहां से ले और फिर उसको बेच के जो पैसा आए उस पैसे से उस पूरी मकतब का निजाम चलाया जाए। और ये बहुत खुशी की बात है कि कादी साहब ने जो ये इब्तिदा की थी मकतब को कायम करने की, पूरे उत्तर प्रदेश में कई हजार मकातिब कायम हुए और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से वो मकातिब चल रहे हैं। और उसका यही कॉन्सेप्ट है कि आपसी चंदे से जो गांव के लोग चावल, गेहूं, धान, जो चीज भी देना चाहते हैं या पैसा देना चाहते हैं वो अपने चंदे से, अपने सहयोग से मकतब का सहयोग करते हैं और इसी से उसका इंतजाम किया जाता है। और छोटे छोटे बच्चों को जो बड़े स्कूलों में नहीं जा सकते, जो माशी एतबार से कमजोर भी हैं, उनको भी मकतब के जरिए तालीम याफ्ता किया जाता है। उसका पूरा निसाब तालीम है और उसी निसाब तालीम पे उन्हें पढ़ाया जाता है। उन्हें दीनी तालीम भी दी जाती है और उन्हें दुनियावी तालीम भी दी जाती है। सेकुलर तो दोनों भाई थे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति आज तक उन्होंने नहीं की थी। ये मंदिर डुमरियागंज स्थित जो मंदिर चौराहा है उसकी आधारशिला किसने रखी थी, क्यों रखी थी और दोनों भाई लोगों में से कौन थे जिन्होंने जो उस मंदिर की आधारशिला रखी थी? चूंकि जब ये वाकया हुआ, जब आधारशिला रखी गई तो मैं मौजूद नहीं था क्योंकि मैं बहुत छोटा था या शायद मैं पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन मेरे बड़े बताते हैं कि दो बहुत करीबी लोग थे कादी जलील अब्बासी साहब के, जो सांसद हुआ करते डुमरियागंज के, उसमें एक कदुल्ला बाबू थे और एक जगदेव बाबू थे। तो जब जगदेव बाबू ने मंदिर बनाना चाहा और तो उन्होंने सोचा कि एक सेक्युलर व्यक्ति से उसकी बुनियाद रखवाई जाए। उन्होंने जलील अब्बासी साहब से कहा कि मैं एक मंदिर बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं उसका पहला ईंटा आप रखें और एक सेक्युलर आदमी के लिए जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा हो, जो हिंदू मुस्लिम एकता का अलमबरदार रहा हो, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है कि उससे कहा जाए कि किसी पवित्र मंदिर की नींव रख दी जाए। तो कादी जलील अब्बासी साहब ने, जो जहां तक मैंने सुना है, उस मंदिर की नींव रखी। कादी जलील अब्बासी साहब एक सांसद थे जो हिंदुओं के भी सांसद थे, मुसलमानों के भी सांसद थे, सिख के भी सांसद थे और ईसाइयों के भी सांसद थे। वो सभी कम्युनिटी के सांसद थे। और अगर कोई व्यक्ति अपने जमीन में मंदिर या मस्जिद बनाना चाहता हो तो हर उस रिप्रेजेंटेटिव को जो रिप्रेजेंट कर रहा हो इस समाज को, उसको बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो मैंने जहां तक सुना है कि कादी जलील अब्बासी साहब ने MP की हैसियत से उसकी पहली ईंट रखी थी और उसको बनवाया था जगदेव बाबू ने, जो कादी साहब के बहुत करीबी थे। काजी जलील अब्बासी और अदील अब्बासी साहब के नाम से अभी भी कुछ चल रहा है? आप लोगों ने कोई इदारा खोला, कोई यूनिवर्सिटी चल रही है कि नहीं चल रही है? उनको कैसे लोग याद कर रहे हैं, खासतौर से बयारा के लोग और आपके घर के लोग? ये हम लोगों के लिए अफसोसनाक बात है कि इतना वक्त गुजरने के बाद भी हम लोग उनके नाम से कोई बड़ा काम नहीं कर पाए। कुछ बाहरी लोग दिल्ली में उनके नाम से फंक्शन करते हैं। बहुत से बच्चों ने कादी जलील अब्बासी साहब की याद में और उनके नाम से
उनकी शख्सियत पर काजी आदिल अब्बासी साहब की पीएचडी भी किया है, थीसिस लिखा है, इन्हें पीएचडी भी अवार्ड हुई है। दिल्ली में भी लोगों ने फंक्शंस किए, अवार्ड फंक्शंस किए काजी आदिल अब्बासी साहब के नाम पर, लेकिन अफसोस है कि हम लोग नहीं कर सके। और लेकिन अभी थोड़ी इब्तिदा हुई है। बयारा में जो विधायक हैं हमारी डुमरियागंज की सईदा खातून जी ने, उन्होंने बयारा चौराहे पे मुजाहिद आजादी काजी मोहम्मद आदिल अब्बासी साहब के नाम से एक गेट बनाया है। इसके अलावा बयारा में जनाब इफ्तिखार अहमद खान साहब ने एक ट्रस्ट बनाई है, मुजाहिद आजादी काजी मोहम्मद आदिल अब्बासी ट्रस्ट, जिसके जेर एहतमाम वो बच्चों की तालीम का इंतजाम कर रहे हैं। एक लाइब्रेरी हमारे बड़े अब्बा जनाब मोहम्मद अरशद अब्बासी साहब ने, जो काजी आदिल अब्बासी साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने बस्ती में एक काजी मोहम्मद आदिल अब्बासी लाइब्रेरी का कयाम किया है। तो बीच में तो कुछ नहीं हो सका, लेकिन इधर कुछ काम हो रहे हैं। और उनके छोटे भाई छोटे दादा जनाब काजी जलील अब्बासी साहब के नाम से भी काजी जलील अब्बासी फाउंडेशन बनाई गई है, उस पर भी बहुत से काम हो रहे हैं। तो बीच में तो नहीं हो सका, लेकिन इधर कुछ काम शुरू हुआ है जो इन लोगों की याद में किया जा रहा है। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल है, अब देखा जाता है कोई एक बार विधायक बन जाता है या एक बार किसी पद पे आता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान बंगले, आलीशान घर हो जाता है। तो ये दोनों भाई सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे और देश को आजाद भी करवाया। तो इन्होंने उस राजनीतिक पैसे से क्या काम किया और कितना कमाया और कितना लोगों में बांटा? ये बाइसे फख्र है हम सभी के लिए कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जिनकी 50 साल सियासी कैरियर रहा, जो सफे अव्वल के रहनुमा थे, जिनकी डायरेक्ट रसाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल तक होती थी, जो लोग इनकी इज्जत करते थे, किसी काम के लिए किसी के मोहताज नहीं थे, ये खुद कराने में सक्षम थे। लेकिन इन्होंने सियासत के नाम पर कभी एक पैसा नहीं कमाया, हमेशा मुफलिसी की जिंदगी गुजारी, कभी सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया। मैं आपको बता दूं, जब 1980 में काजी जलील अब्बासी साहब को एमपी का टिकट मिला, जबकि उससे पहले वो 3 बार विधायक रह चुके थे, 4 साल के लिए मंत्री रह चुके थे, लेकिन जब 1980 में इनको टिकट मिला तो लोगों ने इनसे कहा कि आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? इससे पहले तो मालवीय जी लड़ते थे, वो हिंदुस्तान के पेट्रोलियम मंत्री थे, उनके पास अथाह पैसा था, आपके पास तो चलने के लिए गाड़ी भी नहीं है, आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो काजी साहब ने कहा था, मेरा अल्लाह मुझे चुनाव लड़ाएगा, या तो एक वजीर ही लड़ सकता है चुनाव, या तो एक फकीर ही लड़ सकता है चुनाव। और काजी साहब जब निकले और उन्होंने अपनी झोली फैला दी और कहा, मुझे वोट भी दो, मुझे नोट भी दो, क्योंकि हमें वोट की भी और नोट की भी जरूरत है। अवाम ने उनको चंदा देकर इलेक्शन लड़ाया था और शानदार वोटों से कामयाब किया था। ये तारीख है हमारे खानदान की। हमारे खानदान ने कभी सियासत से पैसा नहीं कमाया, बस अपना वकार बचाए रखा, लोगों की सेवाएं की, लोगों के लिए हमेशा दिन रात खड़े रहे, लेकिन सियासत से कभी एक पैसे का नफा हमारे खानदान के बुजुर्गों ने नहीं उठाया। एक कहानी और आती है काजी जलील अब्बासी साहब और गुलाम हुसैन साहब पिड़ारा की। गुलाम हुसैन साहब पिड़ारा जो है बहुत पैसे वाले थे, बिरयानी को लेकर जो है खबरें तेज हुई थी कि बिरयानी पर चुनाव हुआ था डुमरियागंज विधानसभा का, वो क्या कहानी थी? मैं आपको बता दूं, जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इलेक्शन हुआ था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव भी होता था पहले, आम लोग वोट देते थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैनशिप के लिए, तो काजी आदिल अब्बासी साहब चुनाव लड़े, उनके मुकाबले में गुलाम पिराड़ा लड़े। बड़े आदमी थे, बड़े रईस थे, और जाहिर सी बात है हमारे खानदान का वकार बहुत बड़ा था, इज्जत बहुत बड़ी थी, लेकिन पैसे के एतबार से हम उनसे कमजोर थे। तो वो जब आए इलेक्शन में तो हमारा घर देख के बारह में कहते थे, अरे भाई ये आदिल का घर है, ये कैसे हमसे इलेक्शन लड़ेंगे? लेकिन इज्जत देने वाला अल्लाह ताला है, और आदिल अब्बासी साहब ने उस इलेक्शन में गुलाम पिराड़ा को हराया था, जबकि खुद उन्होंने उस इलेक्शन के नाम पे आदिल अब्बासी साहब ने एक पैसा नहीं खर्च किया। और भी कुछ चीजें याद हैं क्या? ऐसा है जो आपके मन में है और अभी तक लोगों के सामने वो चीजें नहीं है? मैं एक वाकये का जिक्र करना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है मौके के एतबार से। जब 1980 में काजी अब्बासी साहब को एमपी का टिकट मिला, तो उनका जो इलेक्शन था वो माधु प्रसाद त्रिपाठी जी से था, जो जनसंघ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, प्रभारी थे, बड़े लीडर थे, लेकिन हमारे खानदानी ताल्लुकात थे,
हम लोगों से बहुत अच्छे संबंध थे उनसे। जब काजी साहब को टिकट मिल गया तो काजी साहब ने माधव प्रसाद त्रिपाठी जी से कहा कि कांग्रेस ने मुझे टिकट दे दिया है और जनसंघ आपको लड़ा रही है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि हम लोग आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा था, बेफिक्र होकर इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन जलील अब्बासी और माधव प्रसाद त्रिपाठी नहीं लड़ रहे हैं, इलेक्शन कांग्रेस और जनसंघ लड़ रही है। जिसको जीतना होगा जीतेगा, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं, लेकिन हमारे ताल्लुकात पर जो हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं उससे उस पर इससे जरा बराबर फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बड़ी बात थी। आज के सियासतदानों को इससे सीखना चाहिए। सियासत अपनी जगह है, हमारे अपने पर्सनल ताल्लुकात अपनी जगह है। सियासत के चक्कर में पड़कर हमें अपने व्यक्तिगत संबंध कभी खराब नहीं करने चाहिए। वही माधव प्रसाद त्रिपाठी जी जिनके नाम से मेडिकल कॉलेज बना। जी वही। तो फिर काजी अदील अब्बासी और जलील अब्बासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, सरकार और जो यहाँ के सियासतदान हैं उन पर नजर क्यों नहीं गई उनकी? किस सिलसिले में? उनके माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम से मेडिकल कॉलेज बना। हाँ। और मैं आपकी बात समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज के जो सियासतदान हैं उनकी नजर में काजी अदील अब्बासी साहब और काजी अब्बासी साहब का जो व्यक्तित्व था वो क्यों नहीं आया कि उनके नाम से कोई एक बड़ी संस्था बनाई जाती है। जी, तो हमारी तो मांग शुरू से रही है और मैं आज ही मांग करता हूं कि इन दोनों भाइयों का एक बड़ा सियासी कद रहा, बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, बड़े मुजाहिद आजादी रहे, बड़े अच्छे किरदार के रहे, हिंदू मुस्लिम एकता के लंबरदार रहे। हमारी मांग है कि इन दोनों भाइयों के नाम पर एक बड़ा विश्वविद्यालय बनाया जाए या कोई एक बड़ी चीज का नाम, और सबसे बड़ी बात है मैं नाम मांग करता हूं कि बेमा हॉस्पिटल है, इसी का नाम काजी अदील अब्बासी साहब या काजी अदील अब्बासी साहब के नाम से मंसूब कर दिया जाए। दोनों लोगों के नाम से किसी बड़ी संस्था को मंसूब कर दिया जाए, तो इससे हमेशा इन लोगों की यादें बनी रहेंगी और इनके व्यक्तित्व से लोग लाभ उठाते रहेंगे, फायदा उठाते रहेंगे। सांसद और विधायक से क्या मांग करेंगे? मैं अपने सांसद और विधायक से यह मांग करूंगा कि इन लोगों के नाम से, विधायक जी ने तो भी एक गेट बनाया है, लेकिन मैं सांसद जी से भी मांग करूंगा, विधायक जी से मांग करूंगा कि किसी बड़े संस्था का, किसी बड़े अस्पताल का नाम इनके नाम से मंसूब किया जाए, जो हमेशा आने वाली पीढ़ियां भी इनको याद रखें और उसी से इनको याद करती रहें कि इतनी बड़ी शख्सियत इस क्षेत्र में पैदा हुई थी और इन्होंने इस पूरी डुमरिया को इनको रिप्रेजेंट किया। जैसे हमारे साथ अहमद फरीद अब्बासी साहब, ये उसी दो जो है शख्स के पोते हैं जो हिंदुस्तान को आजाद कराने में अपना खून बहाया, अपना राजनीतिक करियर कुर्बान कर दिया, अपना परिवार छोड़ दिया। काजी अदील अब्बासी साहब और काजी जलील अब्बासी साहब, फारूकी अमीन, सिद्धार्थनगर।